हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये चैप्टर बीएससी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर एनिमल फिजियोलॉजी का है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीवित तंत्र को ऊर्जा की ज़रूरत होती है और इसके लिए भोजन आवश्यक होता है। तो लेकिन भोजन अपने आप में एनर्जी नहीं दे सकता जब तक कि उसका पाचन नहीं हो, एब्जॉर्प्शन नहीं हो। तो भोजन एक ऐसा आवश्यक पदार्थ है जो शारीरिक ऊतकों द्वारा अवशोषण करने पर जीव को बिना हानि पहुँचाए ऊर्जा प्रदान करता है और वृद्धि करवाता है, उसके ऊतकों की मरम्मत करता है और जैविक क्रियाओं के करवाने में सहायता करता है। तो भोजन के महत्व को अगर हम 2-3 पॉइंट में समझना चाहें तो इस प्रकार है कि ये ऊर्जा प्राप्ति का एक कार्य करता है, जीव द्रव्य के निर्माण में कार्य करता है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है और कोशिका और ऊतकों की मरम्मत का कार्य करता है। शारीरिक वृद्धि हेतु जैसे हार्मोन्स, एंजाइम जैसे पदार्थों को उपलब्ध करवाता है। शरीर में आवश्यक विटामिनों को उपलब्ध करवाता है। अब भोजन की अगर प्रकृति की बात करें, ये तो थे काम और प्रकृति भोजन की। कार्बनिक दो तरह की हो सकती है। जैसे कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स होते हैं। अकार्बनिक में खनिज, लवण, जल आदि अकार्बनिक घटक है भोजन के। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में आप जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्व होते हैं और ये भोजन का लगभग 55 से 65% भाग कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल आपके जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज हैं। ओलिगोसेकेराइड के एग्जाम्पल आपके जैसे डाइसेकेराइड हैं, ट्राइसेकेराइड हैं, पेंटोसेकेराइड हैं। इनमें डाइसेकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, सेलोबायोज, ट्रीहेलोज आदि हैं। ट्राइसेकेराइड की अगर बात करें तो ट्राइसेकेराइड के एग्जाम्पल है रेफिनोज, रेबिनोज, रेमिनोज, मेनोट्राइज। पॉलीसेकेराइड की अगर बात करते हैं थोड़े जटिल प्रकार के होते हैं। पॉलीसेकेराइड वे पदार्थ होते हैं जो 10 से लेकर हज़ारों तक मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बनते हैं। इसमें होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड 2 तरह के होते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड में एक ही प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रीन, सेलुलोस, इनुलिन, ये सब होमोपॉलीसेकेराइड है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड में हाइलोइरोनिक अम्ल, हिपेरिन, एगार एगार, इस तरह के जो तत्व हैं ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। अलग अलग प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर ये बने होते हैं। अब डायरेक्ट बात करते हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पे आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स में डाइजेशन का क्या क्या काम होता है, ये बात करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेजर ऑर्गन और एसेसरी ऑर्गन के रूप में। मेजर ऑर्गन में माउथ, इसोफेगस, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, अर्थात मुख, ग्रसनी, स्टमच, आमाशय, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र। एसेसरी ऑर्गन्स जो सहायक ऑर्गन उनमें लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज यानी यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय हो गए। माउथ में डाइजेशन किस तरह से होता है? माउथ में क्योंकि मुख से ही डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मुख के एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो इसका जो मुख का जो द्रव होता है उसका पीएच होता है 7 और इसमें यांत्रिक और रासायनिक दोनों तरह के काम होते हैं। यांत्रिक कार्यों में जैसे भोजन को काटना, तोड़ना, पीसना दांत के द्वारा और जीभ के द्वारा किया जाता है। दूसरा रासायनिक काम जो होता है पाचन क्रिया का, वो सेलावरी ग्लैंड्स होती है मुख में, उनके द्वारा किया जाता है। जैसे हम देखेंगे कि
मुख के अंदर बहुत सारी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसे आपके इंफ्राऑर्बिटल ग्लैंड पाई जाती हैं जो कि नेत्र कोटर के नीचे स्थित होती हैं। इसी प्रकार से पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है जो बाह्य कर्ण के नीचे स्थित होती हैं। इसी प्रकार सबमेंडिबुलर ग्लैंड पाई जाती है, जबड़ों के कोनों में स्थित होती है, निचले जबड़ों के कोनों में स्थित होती है। और सबलिंगुअल ग्लैंड पाई जाती है जो जीभ के नीचे स्थित होती है। तो इनसे लार द्रव सीक्रेट होता है और वो पाचन में सहायता करता है। जो मुख में जो लार बनती है उसकी अगर मात्रा देखें तो एक वयस्क मनुष्य में 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर तक लार बनती है। इसका पीएच की बात करें तो इसका पीएच 7 होता है। तो जो लार होती है उसमें मुख्य एंजाइम कौन से होते हैं? तो टाइलिन होता है जिसको सेलावरी एमाइलेज भी बोलते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। तो इस तरह से मुख में 2 तरह के काम हो गए, तो यांत्रिक काम और दूसरा रासायनिक काम। रासायनिक काम लार एमाइलेज के द्वारा किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है। लाइसोजाइम एक पदार्थ होता है, वो भी लार में पाया जाता है जो भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। इसी प्रकार से कुछ जंतु जैसे कुत्ता होता है उसमें लार का काम है तापमान नियमन का। तो शरीर के अधिक उष्मा वातावरण को दे दी जाती है इससे, और जिससे शरीर का ताप नियत बना रहता है। मुख के बाद जो डाइजेशन का अगला पार्ट वो है ग्रासनाल या इसोफेगस। चूँकि हम जानते हैं मुख्य गुहिका में पाचन के पश्चात जो भोजन है अर्धठोस अवस्था में जाता है जिसे बोलस कहते हैं, और ये बोलस जो है ग्रसिका की ओर धकेला जाता है और इस धकेलने की क्रिया को निगलना कहते हैं। ये जो क्रिया है पेरिस्टाल्टिक मोमेंट के द्वारा संपन्न की जाती है। जो ग्रासनाल है उसमें नलिका में, ग्रासनाल की नलिका में पेशियाँ पाई जाती हैं और पेशियों के क्रमांकन से जो गति उत्पन्न होती है उसे इंग्लिश में पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कहते हैं, जिससे भोजन नीचे की ओर गति करता है। इस क्रिया को बेलिस और स्टर्लिंग ने समझाया है। साइंटिस्ट दो बेलिस और स्टर्लिंग, इन्होंने इस चीज़ को समझाया है। तो इसोफेगस एक तरह से ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर है, और ये जो है एपिग्लोटिस और ग्लोटिस 2 ढाकन द्वार पाए जाते हैं गले में, जहाँ से मुख गुआ। एपिग्लोटिस तो होता है श्वासनाल को ढकता है और ग्लोटिस इसोफेगस को ढकता है। जब भोजन निकलते हैं तो श्वासनाल बंद हो जाती है। ये चित्र में आप देख सकते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया और म्यूकस के द्वारा ये भोजन लसलसा बना जाता है और ग्रसिका चिकनी बनी रहती है जिससे भोजन नीचे मूवमेंट करता है। जैसा चित्र में आप देख रहे हैं, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन वेव उत्पन्न होती है, उससे भोजन नीचे की तरफ गिर सकता है और श्लेष्मा के द्वारा लसलसा बनाते हुए नीचे की ओर जाता है। अब जो इसोफेगस है वो आमाशय में खुलती है, और जिस जगह से खुलती है उसको इसोफेगस स्फिंक्टर कहते हैं। एक क्रमांकुंचन या संकुचित होने वाला छिद्र होता है, उसको बोलते हैं इसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसके थ्रू भोजन जो है आमाशय के कार्डिक पार्ट में जाता है। सबसे ऊपर आमाशय में 3 पार्ट होते हैं मनुष्य में, सबसे ऊपर कार्डिक, फिर फंडिक और फिर पाइलोरिक। तो आमाशय की अगर बात करें तो आमाशय का जो रस है उसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। और आमाशय में पाचन की जो क्रिया उसको पावलो ने विस्तार से बताया है। पावलो कार्डिक ग्रंथि कार्डिक रीजन पाई जाती है। सबसे ऊपर वाला आमाशय का रीजन कार्डिक रीजन है। फिर दूसरा फंडिक रीजन जो बीच में होता है, इसमें आमाशय रस मुख्य रूप से यहाँ से स्रावित होते हैं। इसमें 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स। चीफ सेल जो होती हैं वो जाइमोजन कोशिकाएं भी कहलाती हैं या सेंट्रल सेल्स भी कहलाती हैं। इनसे पेप्सिन, रेनिन और जठरीय लाइपेज नामक इम्पोर्टेंट पाचक रस सीक्रेट होते हैं, जो कि भोजन के पाचन के लिए अति आवश्यक है। दूसरी सेल है पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स। इनसे सीक्रेट होता है HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
तीसरा जो पोर्शन है आमाशय का सबसे नीचे वाला वो पाइलोरिक पोर्शन है। अब जठर रस के अगर संगठन की बात करें तो इसमें 99.5% तक जल होता है, बाकी 0.7% के आसपास कार्बनिक लवण होते हैं और 0.3% के आसपास कार्बनिक लवण होते हैं। इसकी पीएच बहुत कम होती है, आमाशय रस की 1 से 1.5 तक होती है, यानी बहुत अम्लीय माध्यम होता है इसका। कुल आमाशय रस 24 घंटे में 1 से 2.5 लीटर तक सीक्रेट हो सकता है। स्टोमच का जो साइज जे शेप्ड होता है और इसके जो इनर फोल्डर रग कहलाते हैं, इससे क्या होता है कि जो आमाशय का सरफेस एरिया वो बढ़ जाता है। गैस्ट्रिक जूस जैसे मैं बता चुका है, और आमाशय में जो भोजन होता है अधिक लसलसा हो जाता है, उसको कायम कहते हैं, कायम कहलाते हैं यहाँ पे। अब इनका हम काम अगर देखें तो जैसे HCl है, HCl अत्यधिक अम्लीय होता है, आप जानते हैं ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। और जो आमाशय कर अगला पेप्सिन, पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है। लेकिन ये जानना आवश्यक है कि जो पेप्सिन होता है वो पेप्सिनोजन के रूप में असक्रिय रूप में सिक्रेट होता है, जिसको HCl की उपस्थिति में क्रियाशील पेप्सिन में बदला जाता है। ये प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन्स में तोड़ता है। इसी प्रकार से रेनिन दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन का भी वही है, ये प्रोरेनिन के रूप में बनता है आमाशय में और HCl की उपस्थिति में क्रियाशील है एक्टिव रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। जठरीय लाइपेज जो होता है वो आमाशय इसका वसा का अपघटन करता है, फैट का अपघटन करता है। अगला है गैस्ट्रिक म्यूकस। गैस्ट्रिक म्यूकस जो है भोजन को नम और लसलसा बनाता है और ये आमाशय की श्लेष्मिका स्तर के आंतरिक भाग पर एक मोटी परत बनाता है, जिससे HCl के प्रभाव से आमाशय की सतह को बचाता है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड अगर श्लेष्मा की लेयर नहीं पाई जाएगी तो उसका भी पाचन हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इसलिए उसमें ये सहायक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर आमाशय के जो एंड है वहाँ पर पाया जाता है, जो इसको बंद करता है और खोलता है, यानी कि द्वार होता है जो संकुचन करता है और शीतलन करता है, उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। और यहाँ से जो भोजन का रूप है लसलसा, जिसको हम कायम कहते थे, वो मूव करेगा और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ से? पाइलोरिक स्फिंक्टर से। आमाशय डज नॉट डाइजेस्ट इटसेल्फ। वाई? हालांकि इसकी हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार और देखते हैं कि आमाशय के जो रस होते हैं स्वयं आमाशय को क्यों नहीं पचाते, क्योंकि वो भी अपने आप प्रोटीन है। तो इसका रीज़न है कि यह है कि जब तक भोजन जब आता है तभी आमाशय जूस सीक्रेट होते हैं। दूसरी बात, म्यूकस की एक लेयर पाई जाती है आमाशय के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस से आमाशय के पाचन को रोकती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि आमाशय में जो एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं जैसे पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये सब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और ये HCl की उपस्थिति में ही एक्टिव होते हैं, हमेशा एक्टिव नहीं रहते हैं, इसलिए आमाशय सुरक्षित रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिकतर जो पाचन के बाद जो भोजन होता है उसका अधिकांश पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत्र में होता है, जैसे ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड। आप चित्र में देख सकते हैं इस तरह की छोटी आंत्र की संरचना होती है। छोटी आंत्र जो है वो पाचन में बहुत महत्वपूर्ण है। पाचन में एब्सॉर्प्शन में अवशोषण का जो मुख्य काम है वो छोटी आंत्र में होता है। और कौन कौन से पदार्थ हैं? ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, अमीनो एसिड और
न्यूक्लियोटाइड्स का। चित्र में आप देख सकते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं छोटे आंत्र के, डेड्यूनम, ज्यूजोनम और इलियम। जैसे इसमें लिखा हुआ ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम, 3 पार्ट होते हैं छोटे आंत्र के, ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम। पहले ड्यूडोनम की बात करें। ड्यूडोनम यू शेप्ड होती है, यू के आकार की होती है। ये देखिए ड्यूडोनम यू शेप में है, 30 सेंटीमीटर के आसपास लंबी होती है और इसमें enzymes are secreted into the duodenum from the pancreas and gallbladder. The duodenum is lined by fold. इसमें ड्यूडोनम के अंदर माइक्रोब्लास्ट पाई जाती है जो इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, पाचन के अवशोषण के लिए अधिक सतह मिल जाती है, जिससे अधिक पदार्थों का या अधिक मात्रा में यहाँ अवशोषण किया जाता है। इससे क्या सरफेस एरिया बढ़ जाता है माइक्रोब्लाई की वजह से। तो अवशोषण मुख्य काम है। कुछ एंजाइम भी यहाँ से सीक्रेट होते हैं छोटे आंत्र से, जिसकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसे एंट्रोगेस्ट्रिन, एंट्रोगेस्ट्रिन ड्यूडोनम की सतह सीक्रेट होने वाला एक पाचक रस है। जेजुनम, जेजुनम ड्यूडोनम के नीचे वाला पार्ट है, 2.5 मीटर के आसपास लंबा होता है। एलियम ये 3 मीटर के आसपास लंबा होता है। या विलाई और माइक्रोलाई थोड़ा कम पाए जाते हैं। हेल्थ एब्सॉर्प्शन आल्सो कुरियर, ये एब्सॉर्प्शन यहाँ भी होगा। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग एंड वेस्ट मटेरियल इनटू द इनलार्ज। ये जो है यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल बचा जिसका अवशोषण नहीं हो सका उसको धकेलने का काम करता है। कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन देख सकते हैं आप, जिसमें कोलोन और रेक्टम इस तरह के जो पोर्शन है या लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन देखें तो 90% जो है डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड ऑक्यूर यहाँ पर होता है और 10% टेकिंग प्लेस इन स्टोमच एंड लार्ज इंटेस्टाइन। द मेन फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का मुख्य काम वो है न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण। थोड़ा बहुत पाचन की क्रिया भी यहाँ पे होती है, जैसे प्रोटीन, पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनका यहाँ पे एक ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं जो अग्नाशय से आते हैं। वो छोटी आंत्र में आके पाचन क्रिया करते हैं और प्रोटीन, पेप्टाइड और अमीनो एसिड्स को स्मॉलर पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कहाँ से आते हैं, अग्नाशय से आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं अग्नाशय और लीवर जो होता है आमाशय के नीचे जहाँ छोटी आंत्र जॉइंट होती है उस जगह पर आकर जुड़ते हैं। लीवर, गॉल ब्लैडर और अग्नाशय तीनों वहाँ पर, गॉल ब्लैडर और लीवर एक नलिका के रूप में जुड़ते हैं और अग्नाशय अलग नलिका के रूप में जुड़ते हैं। तो गॉल ब्लैडर से जैसे पित्तक रस एक रत्न बनते हैं, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होते हैं और वो छोटे आंत्र में आते हैं। इसी प्रकार से अग्नाशय में ट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम होते हैं वो पैंक्रेटिक जूस वो यहीं छोटे आंत्र में आते हैं और पाचन क्रिया में योगदान देते हैं। तो छोटे आंत्र का जो ड्यूडोनम पोर्शन है वहाँ पर लीवर और अग्नाशय जुड़े हुए रहते हैं। लिपिड का डाइजेशन भी यहाँ पर किया जाता है छोटी आंत्र में, क्योंकि लाइपेजेज एक एंजाइम है जो पेंक्रियाज से आता है। जैसे मैंने बताया पेंक्रियाज छोटे आंत्र से जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर आकर वो एक्शन करता है और लिपिड का पाचन में सहायक होता है। लाइपेज कैन ब्रेक देम इनटू द स्मॉलर पार्ट दैट कैन एंटर द इंटेस्टाइनल विलाई फॉर एब्जॉर्प्शन। लाइपेज जो है लिपिड को छोटे पोर्शन में तोड़ देता है और इस प्रकार वो अवशोषण के योग्य हो जाते हैं छोटे आंत्र में। कार्बोहाइड्रेट का भी यहाँ पे पाचन किया जाता है, क्योंकि पेंक्रेटिक एमाइलेज एक कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम है जो छोटी आंत्र में आता है और वो कार्बोहाइड्रेट की पाचन में सहयोग करता है। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो पाचन की बात हो गई। तो ज़्यादातर जो पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में अग्नाशय रसों की वजह से होता है। एब्जॉर्प्शन, द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि आप जानते हैं इसकी इनर वॉल पर माइक्रोब्लास्ट पाए जाते हैं, उससे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे एब्जॉर्प्शन अधिक हो पाता है यहाँ पर। तो इस तरह से लिपिड, अमीनो एसिड और ग्लूकोज इनका यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पानी का एब्जॉर्प्शन की बात करें तो 80% पानी का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और सिर्फ 10% पानी का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है।
और बचा हुआ 10% पानी मलमूत्र के साथ त्याग दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण यहाँ पर होता है, विटामिन और मिनरल का एब्सॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम तो एक तरह से अवशेष अंग के रूप में होता है। कोलोन की बात करें तो कोलोन में 4 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, असेंडिंग ऊपर जाने वाली जो नाली है उसे, डिसेंडिंग नीचे जाने वाली, और सिग्मोइड घूमी हुई, और ट्रांसवर्स जो ऊपर की तरफ आडी जो नाली का उसको। तो कोलोन बड़ी आंत्र को कहते हैं। रेक्टम मलाशय को कहते हैं। सिकम शुरुआती पहला सेक्शन होता है इंटेस्टाइन का, लगभग 2 इंच लंबा होता है, और इसका जो रोल है वो टेकिंग इन डाइजेस्टेड लिक्विड फ्रॉम द इलियम एंड पासेज इट इनटू द कोलोन। इलियम से जो भी मटेरियल आता है उसको आने देता है और उसको कोलोन की तरफ पास करता है। मेजर सेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का एक बड़ा पोर्शन है। द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ वाटर एब्सॉर्प्शन, पानी का एब्सॉर्प्शन होता है यहाँ पे। कंपोनेंट ये बता दिए पहले, और कंपोनेंट ऑफ कोलोन ये बात हो चुकी। ये कंपोनेंट ऑफ कोलोन डिसेंडिंग सिग्मोइड, ये चित्र देख सकते हैं। रेक्टम इस तरह से रेक्टम होता है। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, पानी का अवशोषण, विटामिन का अवशोषण। और फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन अगला रिड्यूस एसिडिटी, एसिडिटी को कम करता है, इन्फेक्शन से बचाता है इसको। एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज़ का भी प्रोड्यूसन यहाँ पर होता है। ये एसेसरी ऑर्गन्स जो इसकी बात अपन कर चुके, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज कहाँ जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, क्या चीज़ें, इनकी बात हो चुकी। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये रह गई थी कि जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें बाइल साल्ट और बाइल जूस, बाइल साल्ट और बाइल एसिड्स यहाँ पर रहते हैं, जो कि वसा का इमल्सिफिकेशन करते हैं। इमल्सिफिकेशन के बाद ही वसा का अवशोषण छोटी आंत्र में हो सकता है। तो वसा के इमल्सिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण रोल है बाइल साल्ट। बाइल साल्ट जैसे सोडियम टरकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट नाम के होते हैं, आपने नाम सुना होगा, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टरकोलेट। पैंक्रियाज की अपन बात कर चुके हैं, एंजाइम सीक्रेट होते हैं, वो जो छोटे इंटेस्टाइन में जाकर पाचन में सहायक होते हैं। तो इस तरह से ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्रीफ जानकारी थी। धन्यवाद।